तारड़ में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली एक बड़ी डेवलपमेंट जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का हक दिया गया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बिल्स जो हैं वो वहां पर पास हुए, उन्हीं के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम है। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शाजिया। अच्छा साजिद साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ऑल्दो के पूरी ऑपोजिशन इस चीज के खिलाफ थी कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमारे साथ मशावरत नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दे दिया गया। वो ओवरसीज जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, उनके पास डुअल नेशनलिटीज हैं, वो उनकी पूरी जिंदगी जो है वो दूसरे ममालिक में गुजरती है, लेकिन उनको भी वोट का हक दिया गया है। ये वो लोग हैं जिनकी अवामी शख्सियात के साथ कोई बराह रास्त कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं होती है, वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो से भी उस तरह से वाकिफ नहीं होते हैं जिस तरह के पाकिस्तानी शहरी जो यहाँ पर रहने वाले हैं पाकिस्तान में वो वाकिफ होते हैं। आप क्या समझते हैं इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा? शाजिया, इसका मैं इस चीज को 2-3 डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज दरअसल हकीकी ओवरसीज पाकिस्तानीज वही हैं जो सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट में रहते हैं और वहां 40-40 साल रहने के बावजूद उनको वहां की नेशनैलिटी नहीं दी जाती। असल में ओवरसीज पाकिस्तानीज वही हैं। और यहां पे आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भी जो बाहर से जो पैसा आता है वो भी मिडिल ईस्ट से और सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा आता है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों को जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग बैठे हैं, एक तो इनको नेशनैलिटीज वहां पे दी जाती हैं, दूसरा वो कारोबार करते हैं, वहां पे उनके घर बार होते हैं, बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं, उनके अखराजात ज्यादा होते हैं, वो इतना पैसा पाकिस्तान नहीं भेज सकते। उसी नेशनैलिटी की वजह से वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड को अपना घर समझते हैं। अब इस पे इंपैक्ट क्या होगा? आप ये देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, पहले भी आपकी हर कैबिनेट में वहां पे आधे लोग जो होते हैं वो डुअल नेशनल होते हैं। वो अपना असर सूख किस तरह बनाते हैं मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त सब पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज में होने की एक बड़ी वजह यह है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग के लिए खान साहब मुसलसल इन शहरों में आते थे, फंड रेजिंग करते थे। आपकी जो कैबिनेट में अभी भी जो ज्यादा लोग हैं वो इसी तरीके से खान साहब से मिले थे शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग के लिहाज से। उनके पास कोई ऐसी स्पेशल डिग्रियां नहीं है, वो कोई ऐसे टेक्नोक्रेट नहीं है जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हों या करने की सलाहियत रखते हो। इसी तरह से जो पहले भी लोग थे जो इंग्लैंड से भी जाते रहे, आपके कैबिनेट के बड़े बड़े स्ट्रांग वो पिलर बने, उनकी वजूहात यही थी कि वो जो आपके सियासी पार्टियों के लोग वहां जाते थे उनको वो एंटरटेन करते थे, उनकी गाड़ियां चलाते थे, खाने पकाते थे। ये एक ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। अब जो वही ओवरसीज और आजकल जो है आपकी पोर्टफोलियो ओवरसीज पाकिस्तानीज का पोर्टफोलियो वो भी है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जुल्फी बुखारी साहब देखते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी किस किस्म के होते हैं? इन्हें बिल्कुल पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल के बारे में इनका कोई राब्ता नहीं होता, कोई इनके साथ कोई जोड़ नहीं होता। असल में मसाइल ओवरसीज पाकिस्तानियों के क्या हैं? वो मसाइल ये हैं कि इनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते हैं, इनकी फैमिलियों को अगवा किया जाता है, इनके ऊपर जाली केस बनाए जाते हैं, और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जब भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान जाता है किसी दफ्तर में तो रिश्वत का रेट डबल हो जाता है। उनको शिकार के तौर पे देखा जाता है और वो शिकार एयरपोर्ट से शुरू हो जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी एयरपोर्ट से मार खाना शुरू करता है और वो जितना अरसा गुजारता है वो एक थ्रेट होता है, वो एक चलता फिरता एक इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी होती है पाकिस्तानी मुलाजमीन के लिए कि उनका दिल होता है कि इसके कपड़े भी फाड़ लें। अब उनके मसाइल कौन हल कर सकता है? उनका मसाइल तो वही हल कर सकता है जो कभी उसका हिस्सा रहा हो। लेकिन आप जुल्फी बुखारी जैसे एक जो नवाब आदमी, जो एक एरिस्टोक्रेसी है, जो एक रॉयल्टी है, वो सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशनशिप खान साहब की वजह से वो पोर्टफोलियो उसको देखते हैं। तो आपका क्या ख्याल है उसको वो सर्व कर पाते हैं? कर सकेंगे? नहीं कर सकते। उन्हें मसाइल का पता ही नहीं है जब, तो वो डील उसके साथ किस तरह करेंगे?
अब उस पर मैं बताना चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने से ये मसले हल हो जाएंगे? आपका क्या ख्याल है? जो लोग आपके कैबिनेट में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं अभी, आपके मैं समझता हूं सारे वजीर आजम जो सारे वो खुद भी ओवरसीज पाकिस्तानी रहे हैं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब ओवरसीज पाकिस्तानी है, बिलावल भुट्टो साहब इंग्लैंड में रहे हैं, वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी थे, बेनजीर रही है, वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी थे, खान साहब ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक बाहर गुजारा, वो भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी थे। लेकिन वो ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल हल क्यों नहीं कर सके पहले? अब उस वोट की वजह से क्या ख्याल है वो मसाइल हल होंगे? नहीं होंगे। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस पे एक बात तो ये है कि जो मिडिल ईस्ट में चले लोग हैं, उनसे कोई सियासतदान वोट मांगा करेंगे, उनसे कोई बात होगी, शायद वो उस पर कोई इंपैक्ट आ सके। लेकिन एक जो ज्यादती सितम जरीफी ये है, इस वक्त हम बहुत पीछे हैं इंडियन डायस्पोरा से, इंग्लैंड में भी और यहां पे भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी। हमारे यहां पे लोगों का सियासत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। हमारे हर शहर के अंदर 4-4 ग्रुप पीटीआई के हैं, 3-3 ग्रुप पीएस पार्टी के हैं, 4-4 ग्रुप नून लीग के हैं, और एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं। लोकल सियासत पे उनकी कोई तवज्जो नहीं है। तो जो तवज्जो थी पहले भी वो भी कम हो जाएगी। वो अब फिर दोबारा उसी ग्रुपिंग में और पाकिस्तान की सियासत में बिजी हो जाएंगे, वर्सेस कि वो यहां पे रहते हैं, यहां की सियासत में हिस्सा लें। यहां पे 5 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के हैं, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो यहां पे स्टेटों के गवर्नर रह चुके हैं। हमारा न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आबादी होने के बावजूद एक काउंसिलमैन भी नहीं, बल्कि मुझे ये पता चल रहा है कि अब बांग्लादेशी भी हमसे आगे निकल रहे हैं लोकल सियासत में, लेकिन हम लोकल सियासत में बहुत पीछे। तो ये इस वोट की हकीकत है। और इस वोट को सिर्फ इसलिए पीटीआई ने फौरन किया है क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी मेजॉरिटी देयर वोटिंग पीटीआई, और उसको कैपिटलाइज किया गया है। खान साहब ने 2.5 साल की लेजिस्लेशन 1 घंटे में की है। उसमें वो जो इतनी जल्दी में सारे बिल, ईवीएम, ओवरसीज, कलबोशन, सारा कुछ खान साहब ने 2.5 साल की सारी लेजिस्लेशन 1 घंटे में की है। और उस पर अपोजिशन को एतराज है। ये चीजें जितनी जो पास की गई हैं, मेरे अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ज्यादातर उनको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन कोर्टों के हालात भी आप आजकल, मैं आपसे क्या छुपाना है, हर पाकिस्तानी को पता है कि कोर्टों में भी क्या पक रहा है। तो ये हालात हैं, लेकिन मेरे इसमें मिले जुले तासरात हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी पहले आपकी आज भी जो कैबिनेट पाकिस्तान में है उसमें आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। वो कितने मसाइल हल कर रहे हैं जो वोट के जरिए हल होंगे? ये आप नजर मार के देख लें, आपके कई केसेस हैं, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग आपके मिनिस्टर हैं जो डबल सिटीजन या ग्रीन कार्ड पे फिर रहे हैं, या जो हालात हैं, और उस पर कुछ भी नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कोई रिलीफ नहीं, कोई भी नहीं दे सका रिलीफ। तो ये वोट क्या देगा, लेकिन देखें अब आने वाले दिन क्या बताते हैं। लेकिन ये मेरी राय ये थी, मेरे तासरात ये थे, और मैं समझ रहा था मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, और मैंने वो बताया है कि इसको डिफरेंट एंगल्स हैं इसके। बिल्कुल। अच्छा साजिद साहब, एक और जो वहां पे बिल पास हुआ पाकिस्तान कौमी असेंबली में कि वो है ई वोटिंग मशीन। ई वोटिंग मशीन के बारे में ये इतलात मौजूद हैं कि दुनिया के 8 ममालिक में ये वे ऑफ वोटिंग जो है ये अडॉप्ट किया गया, और ई वोटिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर बहुत सारे एतराजात भी मौजूद हैं। दुनिया के 184 ममालिक को अगर देखा जाए तो देखिए उसमें से सिर्फ 8 ममालिक अगर ये एक प्रोसीजर जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो ममालिक पाकिस्तान से बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, अवेयरनेस में, एजुकेशन में? एक डेवलपिंग कंट्री में इस सिस्टम को अडॉप्ट करने से क्या तब्दीली आ सकेगी? ई वोटिंग मशीन किस हद तक कामयाब होगी? आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमेरिका में भी ई वोटिंग सिस्टम जो है वो किया जाता है, जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान जैसा मुल्क मुतहम्मिल हो सकेगा शफाफ इलेक्शन के लिए ई वोटिंग के ऊपर पूरा रिलाई करके? नहीं, मेरी इस पर बिल्कुल राय डिफरेंट होगी। आप मुझे यह बताएं कि लेनिन ने कभी कहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज वहां वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल उसी की मिसाल है। पहले आपके बॉक्सेस चोरी होते थे वोटों के भरे हुए थैले, और अब मशीनें चोरी हो जाया करेंगी, उसको किस तरह रोकेंगे आप? जब ये अब शफाफियत आपके अंदर होनी चाहिए, ईमानदारी और करैक्टर आपने लोगों के अंदर बिल्ड करना है, मशीनें आपको नहीं बचा सकती।
इसकी मैं अच्छा साजिद मिसाल साहब, ये यहाँ दूंगा। पे एक छोटा सा क्वेश्चन एक और भी है, आप मैं चाहूंगी कि आप उसी के साथ उसका भी आंसर दे दें। ई वोटिंग मशीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगी। अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है तो बताएं कि यहाँ से 5,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक शख्स जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो किस तरह से अपना वोट कास्ट करेगा अगर वो जो है आपके इंटरनेट से ही कनेक्ट नहीं होगा। देखें, मैं उसकी जो मिसाल देना चाह रहा था, वो बॉर्डर पे दीवार, किसी ने कहा था कि हमने 10 फुट ऊंची दीवार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा था हम 11 फुट लंबी सीढ़ी बना लेंगे। जब आपके अंदर दिल में एक चीज करप्शन हो, आप एक डिटरमेंट हो कि हमने ये करना है, हमने एक करप्शन करनी है, बेईमानी करनी है, तो मशीनें नहीं बचा सकेंगी आपकी ईवीएम। ये कोई हल नहीं है। इंडिया में भी ईवीएम ही चल रहा है, जहां पे काफी लोगों को इतराजात हैं कि मोदी साहब ईवीएम को मैनिपुलेट करते हैं। अब मैं बताना चाह रहा था कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो वोटिंग इस तरह नहीं करेंगे। जो मुझे नजर आ रहा है कि वोटिंग वो किस तरह करेंगे, वो मैसेज के जरिए किया करेंगे। वो कोई उनका और तरीकाकार होगा। उनका कोई तरीकाकार ये नहीं होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जाके अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके डाला करेंगे। अब जाहिर है वो बाहर से ही। पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि माजी में CSS का इम्तिहान भी एम्बेसियों के अंदर होता था, और दूसरे इम्तिहानात जो होते थे बाहर बच्चे जो रहते थे मिडल ईस्ट, एम्बेसियां उनको फैसिलिटेट करती थी। इसी तरीके से वोटिंग का तरीकाकार भी बनाया जाएगा। लेकिन ईवीएम वोटिंग इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर ईमानदारी का सर्टिफिकेट ईवीएम नहीं दे सकता आपको। ईवीएम का ईमानदारी का सर्टिफिकेट करेक्टर्स पे होता है। इस वक्त जो मुझे लग रहा है, जो मेरे अगले दिन मेरे एक पुराने हमारे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे, उनसे मेरी बात हुई है, मेरे अजीज थे, उन्होंने कहा है कि बड़ी जल्दी इलेक्शन कमीशन जो है वो डस्का जो इलेक्शन था उस वाकये के ऊपर बहुत कड़ी सजा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उसका हल यही है कि इन चीजों को जितना कंट्रोल किया जाए, जो लोग इस तरह की फैब्रिकेशन करते हैं, इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश करते हैं, उनको सजाएं दी जाएं, लोगों के अंदर करैक्टर और ईमानदारी को प्रमोट किया जाए, रोल मॉडल हो, तभी जाके ये चीजें होंगी। कौम पूरी मिलके इस पे तवज्जो दे कि हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, तभी हो सकेंगे। ईवीएम इज नॉट अ सोल्यूशन। वो कहते हैं ना कि आप 10 फुट दीवार बनाओगे, हम 11 फुट की सीढ़ी ले आएंगे। इस तरह कौमें नहीं बनती। कौम को करैक्टर की जरूरत है, कौम को लीडरशिप, एक सिंसियर ईमानदार लीडरशिप की जरूरत है। खान साहब का मैं बड़ा फैन हूं, अभी भी था भी। खान साहब ने कहा था मैं अगर ईमानदार हूंगा तो मेरी ईमानदारी नीचे ट्रिकल डाउन करके आएगी, लेकिन खान साहब उसमें नाकाम हुए। उसकी वजह यह है कि आपने जब इलेक्टेबल लेकर आए, आप जब शहजादे लेकर आए, आप अपने इतने इतने अमीर और करप्ट बाप जिनके थे, तो आपकी ईमानदारी ट्रिकल डाउन नहीं कर सकी। तो इसके लिए कुछ तरीकाकार और ही है, लेकिन लीडरशिप ही कर सकती है जो करैक्टर आगे प्रमोट करे। अच्छा साजिद साहब, अमेरिका के हवाले से बात करना चाहूंगी कि अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे हर एक को आज़ादी होती है, हर तरह की आज़ादी वहाँ पर तमाम शहरी जो हैं वो एंजॉय करते हैं। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में निज़ाम अदल की हमारे यहाँ मिसालें दी जाती हैं कि अमेरिका की अदालतें इतनी पावरफुल हैं कि वो प्रेसिडेंट के खिलाफ भी फैसले देती हैं, प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ भी फैसले आते हैं, तो वहाँ पर अगर नस्ली तासुब एक पीक तक चला जाता है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि उससे वहां उस मुल्क के निज़ाम अदल पर किस तरह के सवालात उठाए जाएंगे? और इसके साथ साथ क्या रेटन हाउस के फैसले पर अमेरिका में नस्ली तासुब को एक मरतबा फिर से हवा दी जा रही है? नहीं, मैं इसको बताना ही चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिकन माइंडसेट क्या है। इस वक्त सबसे बड़ा जो इस वक्त सियासी अलमिया काफी अरसे से अमेरिका के अंदर चल रहा है कि फार लेफ्ट और फार राइट। फार राइट से मुराद है एवेंजलिस्ट वोट, रिपब्लिकन वोट, लेकिन फार राइट से उन पे ईसाइयत और मजहबी उनके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है। और उसके बाद फार लेफ्ट को हम कहते हैं सोशलिज्म। तो मिडिल ग्राउंड पे हमारी लीडरशिप कोई नहीं है। जो इस वक्त थोड़े ओपन माइंडेड रिपब्लिकन है उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, और दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव डेमोक्रेट है उनकी कोई लीडरशिप नहीं है। अब जो फार लेफ्ट है वो उनका सबसे बड़ा एजेंडा क्या था? डिफेंडिंग पुलिस। वो कहते हैं पुलिसिंग खत्म कर दी जाए, ड्रग्स को लीगलाइज कर दिया जाए और कंट्री को सोशलिस्ट बना दिया जाए। ये ओबामा साहब इसकी बुनियाद रख के गए थे, और उन्होंने इस वक्त अगर गोरा मार दिया जाए, चाहे 10 मार दिए जाए, कोई खबर नहीं बनती, लेकिन अगर कोई काला गोरा कोई किसी काले को मार दे, उसके करीब से भी
थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।